नमस्कार, डायलॉग्स में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार। सपने देखना एक बात है और सपनों को मूर्त रूप देना अलग। आज भारत की गिनती अगर दुनिया के टॉप विकासशील देशों में होती है तो इस उपलब्धि के पीछे सिर्फ कोरी सोच नहीं है, इसके पीछे वर्षों की मेहनत और प्लानिंग है। तब जाकर भारत आज उस मुकाम पर पहुंचा है जहां पूरा विश्व भारत की तरफ आज उम्मीद से देख रहा है। भारत के सपनों को पूरा करने में चुपचाप जुटे ऐसी ही एक शख्सियत का नाम है अमिताभ कांत। अमिताभ पिछले 4 दशकों से अपने मिशन में लगे हैं। बिना कोई शोर मचाए विकसित भारत के शिल्पकार बने हुए हैं। G20 सम्मेलन के शेरपा बनकर वैश्विक राजनीति में भारत की कूटनीति का दम दिखाने की उपलब्धि हो या फिर भारत के पर्यटन उद्योग को अलग वैश्विक पहचान देने की नीति हो या फिर पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत बनाने की पहल को मेक इन इंडिया का दिया गया मजबूत आधार स्तंभ हो। 1980 बैच के इस पूर्व आईएएस ऑफिसर ने देश के लिए कई मील के पत्थर स्थापित किए हैं। आज हम उन्हीं से बात करेंगे। अच्छा कान साहब, हम लोग जो ये आज बातचीत कर रहे हैं उसमें कोई सीरियस विषय में हम लोग नहीं घुसेंगे। हम सिर्फ ये जानना चाहेंगे कि आपने बड़ी बड़ी जिम्मेदारी में काम किया और जहां जहां आप गए वहां पे बहुत शिद्दत से काम किया और उस एफर्ट को बहुत ऊंचाई पे ले गए। सर, शुरू करेंगे आपके बुक से। क्या इसका विषय क्या है, थीम क्या है और ये कहाँ लाइट थ्रो करेगा? तो मैंने तो अभी एक किताब लिखी थी मेक इन इंडिया, और वो किताब तो बहुत अच्छी चली क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर पर फोकस थी और प्राइवेट सेक्टर की क्या हिस्ट्री रही है इंडिया में उसकी मैंने एनालिसिस की। क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ फ्री एंटरप्राइज पे, और मैं बिलीव करता हूँ, विश्वास रखता हूँ कि अगर प्राइवेट सेक्टर देश में बढ़ेगा तो भारत एक विकसित भारत बन के उभरेगा। मेरी अगली किताब वो आने वाली है, वो मेरे अनुभव पे है। वो G20 भारत ने कैसे किया और कैसे G20 का जो माउंट एवरेस्ट माना जाता है उस पे कैसे हम लोग चल पाए पूरे। और माननीय प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में मैं उनका शेरपा था, तो कैसे भारत ने G20 में कंसेंसस हम ला पाए और कैसे ये G20 बाकी G20 से बहुत अलग तरीके से की गई। पूरे भारत के हर स्टेट में, हर यूनियन टेरिटरी में ले गए अपने G20 डेलीगेट्स को, और एक इसको जन आंदोलन की तरह हम लोगों ने इस G20 को किया। और उसके अलावा एक उस समय बहुत बड़ा दुनिया में क्राइसिस चल रहा था, ग्रोथ स्लो थी, SDG में दुनिया बहुत पीछे थी, क्लाइमेट एक्शन की कई चुनौतियां थी और रशिया यूक्रेन का क्राइसिस था। इसके बावजूद हम लोग ने 88 पैराज में 227 आउटकम्स निकाल के पूरा हम कंसेंसस लाए। और ये कंसेंसस मेरे विचार से काफी एम्बिशियस था, काफी एक्शन ओरिएंटेड था। कितनी रिगरस प्लानिंग थी सर इसके लिए? इसके लिए साहब 1 साल की पूरी प्लानिंग थी, और प्लानिंग के अलावा बड़ी मेहनत थी और बहुत लोगों ने इसमें लगाया है। पर प्रोफेशनलिज्म से भारत ने इस G20 को किया और दिखाया कि एक अंतर्राष्ट्रीय समिट, हम न केवल एक अंतर्राष्ट्रीय समिट बल्कि करीब 240 मीटिंग्स इंडिया के हर स्टेट में, हर यूनियन टेरिटरी हम स्टेट के साथ मिलके कर सकते हैं। और ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक बहुत बड़ा उदाहरण हो। सब छोटी छोटी स्कीमें सरकार की गांव में पहुंचाने में, कस्बे में पहुंचाने में, टीयर 3 के शहरों तक पहुंचाने में बड़ी मेहनत लगती है सरकारी मशीनरी को। G20 जैसे सीरियस सब्जेक्ट को जो लोग समझते नहीं हैं, ज्यादातर जो अंग्रेजीदान लोग हैं वो G20 का मतलब समझते हैं। मतलब आपने इस देश में उसको घर घर पहुंचाया। मैं कस्बे कस्बे में घूमा, वहां पे देखा आपके बिल बोर्ड लगे हुए हैं, उसके बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं, उसके डेलीगेट्स आ रहे हैं। चाहे आप मैसूर की बात कर लीजिए, चाहे आप गोवा की बात कर लीजिए, चाहे पौंडीचेरी की बात कर लीजिए। तो ऐसा कैसे संभव हो पाया? क्योंकि हम G20 को हर स्कूल में ले गए, हर कॉलेज में ले गए। भारत की क्या क्या इश्यूज थे, पहली बार ये था किसी भी देश में कि फॉरेन पॉलिसी के मुद्दे हम स्कूल में, कॉलेज में और एक साधारण व्यक्ति तक ले गए
और उसको ये समझने का एक अवसर मिला कि भारत के आगे क्या क्या दुनिया की चुनौतियां हैं। सर इसके इसके पहले इससे पहले G20 के बारे में जाने और ये जानते हैं आपकी यात्रा पे मतलब सिविल सर्विसेज की आपकी यात्रा कैसी रही है? मेरी सिविल सर्विस की यात्रा ये बहुत चैलेंजेस से भरी हुई है। मैं पहले जब IAS में आया तो मैं तो एक मिडिल क्लास फैमिली का व्यक्ति हूँ। मेरे माता जी प्रोफेसर थी, मेरे पिताजी एक जज थे। तो मैं केरला कैडर में गया और केरला कैडर में मेरी पहली पोस्टिंग हुई मालाबार एरिया में तेलिश्री नाम का एक सब डिविजन है, वहाँ पोस्ट जी। उसके बाद मैं वहाँ के मछुआरों के साथ, फिशरमैन के साथ करीब मैंने 4 साल व्यतीत किए और उनको नई टेक्नोलॉजी दी, आउटबोर्ड मोटर्स, उनको नए क्राफ्ट दिए, फिशिंग क्राफ्ट दिए, उनको नए फिशिंग नेट्स दिए और उन जिनको केवल 20% मार्केट प्राइस मिलती थी उसको मैं करीब 86% तक ही दे पाया। और उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कैलिकट बना, जहाँ पर वास्को डी गामा आए थे और उन्होंने भारत को डिस्कवर किया था। कैलकट में अभी भी लोग आपका नाम लेते हैं। हाँ, तो कैलिकट में उन्होंने 28 नई सड़कें बनवाई थी और एक नया बाईपास बनवाया, एक नया एयरपोर्ट बनवाया। करीब 500 इंक्रोचमेंट्स थे शहर के अंदर जिनको मैंने डिमोलिश किया और एक मालाबार महोत्सव हम किया, कई चीजें की। मुकदमे भी हुए? मेरे खिलाफ करीब 18 कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट चल रहे थे। पर उसके बाद एक व्यक्ति जिनको जी की बिल्डिंग मैंने तोड़ी थी, वो बाद में वहाँ के मंत्री बने और मेरे खिलाफ कार्रवाई हुई और मैं करीब 10 महीने बिना पोस्टिंग के रहा और मुझे उसको पनिशमेंट की तरह उस समय ना कोई पोस्टिंग थी, मैंने सुना मेरा तो करियर बिल्कुल समाप्त हो चुका था। फिर 10 महीने के बाद उन्होंने पनिशमेंट पोस्टिंग के तौर पर मुझे टूरिज्म सेक्रेटरी बनाया। उस समय कोई केरला में कोई टूरिस्ट जाता नहीं था, लोग राजस्थान जाते थे, कश्मीर जाते थे, केरला के बारे में किसी ने सुना नहीं था। तो मैंने केरला को पूरा रीडेवलप किया और जी। बैक वाटर्स हो, हाउस बोट जो कि सारे कारपेंटर्स गल्फ चले गए थे क्योंकि वो राइस बोट की तरह उपयोग की जाती है, उसको डेवलप किया। केरला को मैंने डिफरेंशिएट किया बाकी डेस्टिनेशन से। उनका जो ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर था, नाल कितन घर थे, इनको वापस लाए। केरला का जो मार्शल आर्ट था कलगीबेट, उसको वापस लाए। केरला का जो क्विजीन था, अप्पम, स्ट्यू, इसको लाए। केरला का जो कथकली, मोहिनीअट्टम, ये सब था, सारे कल्चरल आर्ट फॉर्म्स तो हम वापस लाए। और फिर आयुर्वेदा को हमने एक रेजिमेंट की तरह कि आप 15 दिन 21 दिन करिएगा, काफी रिजुवनेट हो जाइएगा, और उसको आयुर्वेदा को सेंटर स्टेज लाए। तो ये बैक वाटर आयुर्वेदा की वजह से केरला डेस्टिनेशन बना और हाई वैल्यू डेस्टिनेशन बना। ये $20 का डेस्टिनेशन होता था जिसको हम $550 तक थे। सर पर्टिकुलरली कालीकट में मैं गवाह हूँ, मैं बहुत जगह घूमा हूँ। मतलब लोग जो ओल्ड एज के हैं वो भी आपको याद करते हैं, जो मिडिल एज के लोग हैं वो भी याद करते हैं, शायद उन्होंने किस्सा सुना है आपका। पर्टिकुलरली कालीकट के लिए जो अभी आपने बताया, उसके अलावा क्या किया? क्योंकि हम वहाँ आपको लोग बिल्कुल ऐसे देखिए, ये आ जाता था, हर कोई जानता है आपको। वो ये कहा जाता था कि वास्को डी गामा वापस आएंगे कैलिकट तो वो वैसे ही पाएंगे कैलिकट को जैसे वो छोड़ के गए थे। क्या बात! जब अमिताभ कांत आए तो उन्होंने उसकी शक्ल बदल दी, क्योंकि छोटी छोटी पतली पतली सड़कें और करीब 27 सड़कें की विड्थ बढ़ाई और बाईपास बनाया और शहर को डेवलप किया। और मैं थोड़ा फॉर्चुनेट था क्योंकि मैं कलेक्टर ही नहीं, मैं म्युनिसिपल चेयरमैन भी था, तो मुझे कई चीजें करने का एक अवसर मिला और मैंने पूरी सिटी को पूरा साफ किया अवसर, और जितने इंक्रोचमेंट से उनको हटाए तो लोगों को लगा कि बहुत जोर का बदलाव आ रहा है शायद। तो मालाबार रीजन के लोग बड़े भले हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। कैलिकट में बहुत आर्ट और कल्चर का बहुत होता, तो मैं यहाँ के नॉर्थ इंडिया के नॉर्थ आर्टिस्ट को ले गया, जाकिर हुसैन को ले गया, अल्लाह रखा को ले गया, शिव कुमार को नहीं गया, ये इंडिया से ही वैसे जाकिर हुसैन की बात कर रहे हैं आप। तो अमजद अली खान को ले गया। इन लोगों ने बीच पर, कैलिकट बीच पर रात रात भर संगीत किया। मुझे याद है उस समय मालाबार महोत्सव शुरू हुआ तो जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, सुल्तान खान,
ये लोगों ने रात भर परफॉर्म। MF हुसैन की एक कहानी आपने एक बार मैं अब DMICDC में जब आप काम करते थे तो उस तो मैंने आपका एक इंटरव्यू किया था MF हुसैन से, जो एक अपनी कहानी सुनाई थी, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी। तो एक जमाना था जब काफी कम्युनल टेंशन था, तो उस कम्युनल टेंशन को सब्सिडाइज को कम करने के लिए मैंने एक 100 मीटर के कैनवस पे पेंटिंग कराई और केरला के सारे आर्टिस्ट को बुलाया। और मैं MF हुसैन को जानता नहीं था, मैंने इनको फ्राइडे को फोन किया कि संडे को हम ये कर रहे हैं, आप अगर आ जाते तो। वो बेचारे मान गए और आए, और सेंटर का 10 मीटर पीस उन्होंने बड़े बहुत बढ़िया कम्युनल हार्मनी पर किया। और उसके बाद वो फिर लगातार आते रहे। जब मैंने सेक्रेटरी टूरिज्म बाद में बना तो मैंने उनको बुलाया एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ केरला टूरिज्म। उन्होंने केरला को बहुत सारी पेंटिंग्स की। तो सर आप टूरिज्म में रहे, अलग अलग तरह के कैंपेन आपने किया, मतलब आप जहाँ रहे आप मिट्टी को छू देते हैं और वो सोना बन जाता है, मतलब ये आपका हुनर है या कुछ जादू वगैरह करते हैं आप? नहीं, कुछ नहीं, मेहनत करनी पड़ती है बहुत। एक तो विजन होना चाहिए, उसके बाद प्रोफेशनल के साथ काम करना पड़ता है, उसके अलावा आपको एक अच्छी टीम बनानी पड़ती है, तभी आप ये कर पा। और केरला जो गॉड्स ओन कंट्री का कैंपेन था, उसने प्राइवेट सेक्टर का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है, और प्राइवेट सेक्टर ने बहुत मेहनत की। उसी तरह जब हम केरला में, तो मैं एक दिन 16 का जब फोन आया कि माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी आना चाहते हैं, वो आए, कोवरगम में रहे और मैं ही उनके साथ था। और उन्होंने खुद देखा कि बैक वाटर वगैरह में क्या डेवलपमेंट। और उसके बाद जब मेरी पोस्टिंग हुई तो मुझे कहीं और जाना था, और इंडिया टूरिज्म मिनिस्ट्री में पोस्ट किया है। तो मैं टूरिज्म मिनिस्ट्री में जब आया, उसके बाद आपका ट्विन टावर ब्लास्ट न्यूयॉर्क में हो गया, और पाकिस्तान जी अफगानिस्तान में बड़े जोर की लड़ाई हो गई, और हमारे पार्लियामेंट पर अटैक हुआ उस समय। तो सारी ट्रैवल एडवाइजरीज थी भारत के खिलाफ, और सारे टूर ऑपरेटर्स ने कहा कि हम इंडिया को सेल नहीं कर पाए, कंज्यूमर डिमांड नहीं। उस पीक पे जब इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर सबने अपने मार्केटिंग कैंपेन्स वापस ले लिए थे, उस समय हम लोगों ने इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन को लॉन्च किया, और डायरेक्ट कंज्यूमर कैंपेन। उससे इनक्रेडिबल इंडिया की वजह से भारत की मार्केटिंग इतनी जबरदस्त हुई कि डिमांड इंडिया की बहुत बढ़ी, और उस डिमांड से की वजह से हम लोगों ने नए नए एयरपोर्ट्स बनाए, जो मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद में जो नए एयरपोर्ट्स आए, वो टूरिज्म की बढ़ावत की वजह से। सो अभी एपी हम लोग अभी पोटेंशियल जो टूरिज्म में होना चाहिए था, हम लोग में बहुत पोटेंशियल है, हम लोग उसको पीक पे नहीं ले जा पा रहे हैं, राइट? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत पोटेंशियल है। टूरिज्म का जो मल्टीप्लायर इम्पैक्ट है वो ग्रोथ का ही नहीं है, वो जॉब क्रिएशन का है। क्योंकि आप एक जो डायरेक्ट जॉब क्रिएट करते हैं, उससे करीब 11 इनडायरेक्ट जॉब्स पर। ये लोगों को समझना बहुत आवश्यक है कि जैसे जॉब्स राजस्थान में बनी और जैसे केरला में बनी, वहां सबसे ज्यादा जॉब्स विमेन के लिए टूरिज्म ने क्रिएट की। इसलिए ये टूरिज्म को हर स्टेट को प्रमोट करना जरूरी है। और भारत इतना बड़ा देश है, अगर हर स्टेट केरला की गॉड जोन कंट्री की तरह बन पे उभरता है तो टूरिज्म को बहुत बढ़ावा मिलेगा। और इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना जरूरी है। अभी पैदाइश काशी में हुई, मेरी पैदाइश वाराणसी में हुई, जहाँ मेरी मदर प्रोफेसर। कैसे, क्या यादें हैं आपकी काशी के बारे में? मैं तो देखिए, मेरी मदर प्रोफेसर थी, वो वुमेन्स कॉलेज में पढ़ाती थी BHU के अंदर। वो तो मुझे वहाँ की बहुत अच्छी यादें हैं, और मैं लगातार जाता रहता हूँ बनारस, और साल में एक बार तो जाता हूँ, और BHU जरूर जाता हूँ, वहाँ लस्सी पीता हूँ। अच्छा, आपके तारीफ करने वाले शशि थरूर से लेके पीयूष पांडे, जिनसे भी मिलता हूँ, मतलब आपकी तारीफ में मतलब कटोरा भर भर के आपकी तारीफ करते हैं। तो इतनी विविधताएं हैं आपके तारीफ करने वालों की भी, इसको कैसे आप कैसे देखिए? देखिए, ऐसा है कि शशि थरूर जी ने तारीफ की थी जब G20 का कंसेंसस हुआ। तो कहता है कि वो तारीफ मेरी नहीं की थी, उन्होंने पूरे देश की तारीफ की थी, पर उसके साथ मेरा नाम रखा दिया था कि वो कंसेंसस बिल्डिंग में मेरा कुछ दूर सर, तारीफ में बड़ी हिम्मत लगती है उसे। हाँ, पीयूष पांडे जी ने तारीफ की थी क्योंकि मैंने उनके साथ इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन किया था। वो खुद बहुत क्रिएटिव व्यक्ति है, और
इन क्रिएटिव लोगों के साथ मुझे काम करने का अवसर मिला है। प्रसून जोशी के साथ अभी G20 के समय काम करने का अवसर मिला है। तो ये सारे के सारे बड़े क्रिएटिव लोग। जैसे बड़ा आपका लंबा करियर रहा, अलग अलग सरकारों के साथ आपने काम किए। कुछ सरकारों में कुछ ऐसे लोग रहे होंगे जो थोड़े हॉस्टाइल तो नहीं कहेंगे, हॉस्टाइल से रहे होंगे। एक ब्यूरोक्रेट के तौर पे नेताओं से डील करना कितना आसान कितना मुश्किल है? देखिए, जो प्रोग्रेसिव और फॉरवर्ड लुकिंग नेता लोग होते हैं उनके साथ काम करना बहुत अच्छा रहता है। और मैंने तो बहुत सारे प्रोग्रेसिव लीडर्स के साथ काम किया है, और जो कि देश के लिए सोचते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सोचते हैं, और आपको आप उनके साथ काम करने का बहुत मजा आता है। पिछले 10 वर्ष मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ काम किया है। उनकी मैंने देखिए स्टार्टअप इंडिया किया, मैंने मेक इन इंडिया किया, मैंने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कैंपेन पूरा किया, मैंने G20 की, मैंने करीब 7 साल इनके साथ काम किया, और मुझे बहुत ही आनंद मिला इसकी सर। मेरी थिंकिंग बदली, मेरे आउटकम्स पे मैं गया, मैं डेटा पर काम करने लगा, मैं गवर्नेंस पर फोकस किया मैंने, और बहुत कुछ मैंने इनसे सीखा माननीय प्रधानमंत्री उनसे। कई बार होता है आपकी जिंदगी में, क्योंकि मेरी करीब 44 साल की नौकरी हुई, कई बार होता है जबकि आपको जैसे कैलिकट में मतलब बिल्डिंग तोड़ी, वो में से जिसकी बिल्डिंग तोड़ी वो बंद भी जब बन गया, तो मुझे बहुत एक बहुत ही मुश्किल समय गुजारना पड़ा। अच्छा, जब आप कुछ नहीं कर रहे होते हैं तब क्या करते हैं? मैं तो बहुत चीजें करता हूँ, मैं गाने सुनता हूँ, मैं गजल सुनता हूँ, मैं पंकज उदास, तलत अजीज, इन सब के गाने सुनता हूँ, मैं एक बैंड है शक्ति, उनका संगीत सुनता हूँ, और मैं कुछ खेलता हूँ, मैं गोल्फ खेलता हूँ, और मैं एक्सरसाइज करता हूँ, और मैं हर रोज करीब 1.5 घंटा एक्सरसाइज करना आवश्यक समझता हूँ। ये किताबें पढ़ना पसंद करता है? मैं बहुत किताबें पढ़ता हूँ। अभी कुछ किताबें जो आपको लगती है बहुत आउटस्टैंडिंग सी बुक्स हैं? देखिए, लेटेस्ट किताब जो मैंने अभी पढ़ी वो विलियम डैलरम्पल की जी। द गोल्डन रोड पढ़ी, कि एशियन टाइम्स में भारत इस तरह ग्लोबल लीडरशिप भारत की थी, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, ट्रेड में, ग्रोथ, और वो बड़ी शानदार कृति की बात है। और मैं विलियम डैलरम्पल की बहुत तारीफ करना चाहूंगा जी। कि उन्होंने बहुत रिसर्च करके बहुत अच्छी किताब की, और मैं चाहूंगा कि हर हिंदुस्तानी उस किताब को पढ़े। और दूसरी किताब जो मैंने पढ़ी वो एक किताब है, प्रोफेसर है क्रिस बिनर अमेरिका की, जिन्होंने द चिप वॉर लिखी है, और वो बताती है कि कैसे मतलब फंडामेंटल फीचर होगा ग्रोथ का, और इसलिए अगर हम सेमीकंडक्टर और चिप्स मैन्युफैक्चरिंग में नहीं जाएंगे तो कैसे क्या इम्पैक्ट करेगा डिफेंस, मोबिलिटी, एरोप्लेन, सारे एरियाज में चिप्स का उपयोग होगा, और ये सब कुछ सबको इम्पैक्ट करेगा। सर, जब आप करियर में आए तब से लेके अब तक वो भारत कैसा था और ये भारत कैसा देखता है? देखिए, पिछले 10 वर्षों में बहुत बदलाव आया। वो बदलाव है कि आपने करीब 4-4.5 करोड़ लोगों को घर दिए, आपने करीब 25 करोड़ लोगों को पाइप वाटर कनेक्शन दिए, आपने 3.5 करोड़ लोगों को बिजली कनेक्शन दिया। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हुई है पिछले 10 वर्ष, उससे हम करीब 25 करोड़ लोगों को दारिद्र्य रेखा के ऊपर उठा पाते, और ये जरूरी है कि हम लगातार तरक्की करते रहें, ये आवश्यक है। और हम अपनी ग्रोथ एम्बिशंस को बढ़ा के 8 और 9% पर लाए, ये बहुत आवश्यक। पहला जो जब मैंने अपनी सर्विस करी शुरू की थी करीब 1980 में, जी, तब बड़ा स्लो ग्रोथ का पीरियड था। वो फोकस पॉवर्टी एलिविएशन पे, वो फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, और ग्रोथ के बिना हम आगे बढ़ के विकसित भारत नहीं बन। तो जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि विकसित भारत होना चाहिए 2047 तक हो, और हर स्टेट को एक कैंपेन की तरह उभरना हो। आपको लगता है कि इंडिया का टाइम आ चुका है? ये ना केवल इंडिया का डिकेड है, ये इंडिया की सेंचुरी है। देखिए, भारत एक अकेला देश है जो कि करीब 4 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है, 8.2% पर ग्रो कर रहा है। ये अकेला एक देश है, ये करीब 8 एयरपोर्ट्स और 3 मेट्रो सिस्टम हर साल बना रहा है। ये एक अकेला देश है
जो करीब 30 किलोमीटर सड़कें और 12 किलोमीटर ट्रेन का ट्रैक लगा रहा है हर रोज। और ये एक अकेला देश है जिसने सोलर एनर्जी 31% बढ़ाई है पिछले 9 सालों में। और भारत एक अकेला देश है कि 50% दुनिया का। तो आप पॉपुलेशन स्केल इम्पैक्ट जो आया है वो भारत में ही आया है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारी डेमोग्राफिक्स हमारे फेवर में। हमारी एवरेज पॉपुलेशन 29 है। हम जब 100 बनेंगे 2047 में तब भी हमारी एवरेज 35 होगी। तो अगर इस समय यकीनी डिपेंडेंसी बर्डन बहुत लो है, हम तरक्की अगर करते हैं तो बहुत जोरों की तरक्की होगी और होनी चाहिए। और मेरे विचार से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हुए, डिजिटाइजेशन हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन हुआ है, ग्रीन ग्रोथ हुई है। क्लाइमेट चेंज एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बड़ा मतलब आप सीने से चिपका देते हैं। हाँ, जितना कोशिश किया है अभी तो पूरी दुनिया ने और भारत ने भी, क्या वो पर्याप्त है या अभी लगता है क्लाइमेट चेंज में अभी और गंभीर खतरे आने बाकी हैं जिसको हम फोर्सी नहीं कर पा रहे हैं? उसके लिए ज्यादा कमर कसने की जरूरत है, ज्यादा करने की जरूरत। ये जो डेवलप कंट्रीज है इन्होंने 82% कार्बन स्टेज ऑक्यूपाई करी और भारत को इसमें लीड लेनी चाहिए। और हमको पहला ऐसा देश बन के बनना चाहिए जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन ग्रीन ग्रोथ के साथ। और ये तभी होगा जब हम समझे कि नेट जीरो नेट पॉजिटिव है भारत की। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 200 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का उनका कहना है कि 2047 तक हम ग्रीन हाइड्रोजन बनाकर रिन्यूएबल को उपयोग करें, पानी को प्रयोग करें, ग्रीन हाइड्रोजन बनाएं और हम ग्रीन हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट करें, न केवल प्रोड्यूस करें। क्योंकि देखिए बिजली तो केवल 20% एनर्जी है, 80% जो हम करते हैं वो कोल और गैस जो हम इंपोर्ट करते, गैस को, फॉसिल फ्यूल को, हम ऑयल को इंपोर्ट करते और वो स्टील सीमेंट में उपयोग होती है। तो इन सारे सेक्टर्स को डीकार्बोनाइज करना बहुत आवश्यक है। और तीसरी चीज ये जरूरी है कि जो लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट है वो हम थोड़ा सस्टेनेबल अपना करें। और ये मेरे विचार से भारत का समय है, हमको सस्टेनेबल ग्रोथ का ज्यादा जरूरी है, हमको लीड लेनी चाहिए और हमको दुनिया का नंबर 1 देश बन के उभर। जो आईएएस ऑफिसर्स के मतलब जो नए रिक्रूटमेंट हो रहे हैं, नए रंगरूप जो आ रहे हैं, उनमें प्रतिभा आपके आप जब आए थे उसके बराबर की है? उसी किस्म के पैशनेट लोग आ रहे हैं? क्या उनमें क्या क्या ऐसे चेंजेस एडेप्ट करने की जरूरत है जो नए जमाने के हिसाब से बदल चुका है? नहीं, उनमें ज्यादा हर्षोल्लास है, उनमें ज्यादा पैशन है, उनमें ज्यादा कमिटमेंट है। और जो हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं वो ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी से ज्यादा savvy है ये लोग। और मेरे विचार से ये लोग भारत में ज्यादा बदलाव है ये आने के समय। सर बहुत 4 साल से आप वक्त दिया एक इंटरनेशनल इन जियो इकोनॉमिक्स को, जियो पॉलिटिक्स को। एकाएक ऐसे लग रहा है जैसे कि ट्रम्प आएंगे तो एकदम से जियो इकोनॉमिक्स और जियो पॉलिटिक्स बदल जाएगा। चाइना साउथ अमेरिका में घुसा हुआ है, चाइना अफ्रीका में घुसा हुआ है, सारे तेल के अच्छे कुएं उसके पास हैं। हम लोग बहुत जल्दी करेंगे तो भी बहुत वक्त लगेगा उस जगह पे पहुंचने में। कैसे देखते हैं इस वर्ल्ड ऑर्डर को? देखिए 3 चैलेंजेस है दुनिया में कि एक तो यूरोप में युद्ध चल रहा है 3.5 साल, मिडिल ईस्ट में क्राइसिस है, दूसरा कि सब ग्लोबल सप्लाई चेन्स डिस्ट्रक्टेड है। सब अमेरिका ने चाइना के खिलाफ 100% ड्यूटी लगाई है कई आयात पे ऑटोमोबाइल। और तीसरा कि नई टेक्नोलॉजीज आई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये दुनिया में बहुत बदलाव लाएंगी प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी में, एजुकेशन में, हेल्थ में, न्यूट्रिशन में। पर इनके लिए कोई ग्लोबल कंट्रोल एल्गोरिथम्स और एजम्पशंस को कंट्रोल करने आवश्यक है, नहीं तो ये सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर सकते। तो ये चैलेंजेस हैं दुनिया के आगे। और मेरे विचार से भारत को बड़ा क्लियर रहना चाहिए कि हमें ग्रोथ करनी चाहिए। जो पॉलिटिक्स जो भी हो, हमें अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, हमें अपनी सेविंग्स बढ़ानी है, हमें अपना एक्सपोर्ट्स बढ़ाना है, हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी है और हमें ग्रोथ करनी है। और 8 और 9% पर अगले 3 दशक तक ग्रो करना। ये पर्सपेक्टिव बड़ा क्लियर होना चाहिए और इस पर्सपेक्टिव के साथ
हमको अर्ब देश मिलेगा चाहिए, और ये ग्रोथ होती रही तो हम एक डेवलपमेंट। सब कैसे बैलेंस करेंगे? आज ही आपने अखबार में देखा कि ट्रम्प कह रहे कि इंडिया के ऊपर रेसिप्रोकेट करेंगे, इंडिया टैरिफ किंग है, सबसे ज्यादा टैरिफ लगाता है। ये अलग बात है कि ट्रेड डेफिसिट में हम उसके उन टॉप देशों में नहीं आते जो बाकी और देशों पे ज्यादा, जिसपे उनका गुस्सा ज्यादा है। हमारे ऊपर तो थोड़ी बहुत फिर भी देखिए कम गुस्सा है। ये सब चीजें डिस्कस होंगी, डिबेट होंगी, नेगोशिएट होगी। जैसे G20 में हमने नेगोशिएट किया, वैसे ही एक सब चीजें कई बायलैटरल इश्यूज पे डिस्कशन होगा और डिबेट होगा, और सबके सॉल्यूशन देख लेंगे। अब ये सारी चीजें विन विन पे आती नहीं किसी भी देश को साथ। जब आप पैरो अगर हम कुछ देंगे तो कुछ लेंगे। सब इस जॉब मार्केट में, जहाँ पे हिंदुस्तान में जॉब की बहुत मारामारी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से जॉब मार्केट डिस्टर्ब होगा, डिस्टर्ब होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, जॉब लॉसेस होंगे। अपने जैसे बड़े देश के लिए ये अभिशाप है, वरदान साबित होगा। देखिए नई तरीके की जॉब्स है। अब हमारे देश में इस समय प्रोडक्ट डेवलपर्स की शॉर्टेज है, प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स की शॉर्टेज, एआई इंजीनियर्स की शॉर्टेज है। री मॉडिफाई और रीस्ट्रक्चर करना आवश्यक है कि हम नई तरह की जॉब्स निकालें। सर जेएनयू की कुछ अच्छी यादें हैं आपकी? तो ये जेएनयू में मेरे विचार से बड़े फ्री और ओपन थॉट प्रोसेस था। वहाँ कई तरह की आइडियोलॉजीज थी, मैं तो फ्री थिंकर था। सो सब तरह का एक आपको एक ओपन सोसाइटी थी जहाँ हर तरह की थॉट प्रोसेसेस, और मैं हमेशा एक फ्री थिंकर ही रहा हूँ। मैं तो फ्री इंटरप्राइज, फ्री ट्रेड और फ्री मार्केट्स में विश्वास रखता हूँ। अगले 10 साल में इस देश को कहाँ देखना चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ कि ये देश लगातार 8-9-10% पर ग्रो करे, और हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, ग्रोथ की, और हम साधारण व्यक्ति की लाइफ को एक बहुत ईज ऑफ लिविंग तरफ ले जाए। और वो तभी हो पाएगा जब हम घर देंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे, जो कि सरकार इस समय कर रही है। तो मैंने किताब लिखी थी मेक इन इंडिया पर, क्योंकि वो फ्री इंटरप्राइज पर किताब थी कि प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल रहा है इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया की ग्रोथ। और अगर हम प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा नहीं देंगे तो बहुत मुश्किल होगा भारत की इकोनॉमी को ग्रो करने का। इसके प्राइवेट सेक्टर को एक ग्रोथ देनी आवश्यक है, और इसीलिए मैंने ये किताब लिखी। प्राइवेट सेक्टर का मेरे विचार से बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है, जो कि अभी तक पूरा हम लोगों ने इम्पोर्टेंस नहीं दी है। और जो अगली किताब आने वाली है वो मेरे एक्सपीरियंसेस पर है। G20 के समय तो मैं तो प्रधानमंत्री जी का एक शेर्पा था, तो उनके निर्देश पर काम किया, और क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे, कैसे नेगोशिएशन हुआ, क्या क्या चैलेंजेस आए, और कैसे हमने G20 बहुत अलग तरीके से की, और कैसे 220 मीटिंग्स हमने सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में की, और हम G20 को हर स्कूल, हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज तक ले गए और इसको एक जन आंदोलन की तरह किया, और कैसे कंसेंसस ला पाए, क्योंकि उस समय बहुत चैलेंजेस थे। SDG अचीव नहीं हो रहे हैं दुनिया में, क्लाइमेट का चैलेंज है, पोस्ट कोविड एरा था, और रशिया यूक्रेन का क्राइसिस चल रहा था। उस समय हमने कहा कि कंसेंसस हो ही नहीं सकता, और उसके बावजूद हमने बड़ी मेहनत करके कंसेंसस बनाया, और कंसेंसस 88 पैराग्राफ ने हर चीज पर हमने एम्बिशन रखी, एक्शन ओरिएंटेड रखा, और दुनिया में जो जरूरत है पीस की और स्टेबिलिटी की और ग्रोथ की, इन वर्ल्ड इंक्लूसिव सस्टेनेबल ग्रोथ पर फोकस किया, SDG पर फोकस किया, क्लाइमेट एक्शन पर फोकस किया, वुमेन लेड डेवलपमेंट पर फोकस किया, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया। इन सब चीजों पर कंसेंसस बना के हमने एक बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड G20 की, जो कि पहले कभी नहीं थी। कितनी रिगरस प्लानिंग थी उसके लिए? बहुत रिगरस प्लानिंग थी, 1 साल की प्लानिंग थी। उसमें सारी मिनिस्ट्रीज को इन्वॉल्व किया गया, सारे एम्बेसीज को इन्वॉल्व किया गया, सारे स्टेट्स को इन्वॉल्व किया गया। मेरे विचार से तो इस तरह की G20 किसी भी देश में नहीं हुई है, और इस तरह की प्लानिंग और इस तरह का एग्जीक्यूशन पहले किसी भी इंटरनेशनल समिट में हुआ। सर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने बुक लॉन्च पे कही थी कि प्राइम मिनिस्टर ने टाइम पे ऐसा गया, प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि अगर
कंसेंसस नहीं बनेगा, हम लोग इससे बाहर आ जाएंगे। उस समय प्रधानमंत्री ने पहले कंसेंसस मुझे खास निर्देश दिया था कि कंसेंसस पर लाना आवश्यक, और अगर G20 कंसेंसस पर नहीं आता है तो क्या फायदा G20 में? हमारे पास तो कई और भी फोरम है जी तो उन्होंने कहा इसमें कंसेंसस बनाना आवश्यक, ये उनका निर्देश था कि बनाओ। तो फिर बहुत मेहनत करनी पड़ी, आखिरी मिनट तक कंसेंसस, और प्रधानमंत्री जी का जो स्टेचर था, स्टैंडिंग था, उसका बड़ा फायदा मिला आपको कंसेंसस। बहुत बहुत धन्यवाद।